Hello friends, welcome back to my channel All State Judiciary. So today we are going to start chapter number 8 of उत्तर प्रदेश रिवेन्यू कोड। जैसे कि हमने अभी इससे पिछली वीडियो के अंदर सभी चैप्टर्स को कवर किया है। टोटल हमने 7 चैप्टर्स उसमें कवर किए हैं। सो आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लोकल लॉज होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा यूपी पीसीएसजे और एचजेएस के अंदर, क्योंकि इसमें हमारे काफी अच्छे मार्क्स का वेटेज होता है और हम लोग क्या करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है। हम अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ये सिर्फ इतनी बात करता है कि मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टीज बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटीज, यानी कि जो हमारा ग्राम पंचायत और लोकल अथॉरिटीज हैं वो किस तरीके से मैनेज करेगी, किसको, सभी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहली बात हमारी ये चैप्टर को लेकर के हो जाती है। फिर हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 59 से। सेक्शन नंबर 59 हमारा क्या कहता है, एंट्रस्टमेंट ऑफ लैंड एटसेट्रा टू ग्राम पंचायत एंड अदर लोकल अथॉरिटीज। अब सीधी सी बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी को मैनेज करने से पहले उसको क्या होना चाहिए, पावर मिलनी चाहिए कि हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, उस पर अपनी ड्यूटीज, अपनी कुछ अथॉरिटीज को रख सकते हैं। जैसे अब इन्होंने क्या किया है, एंट्रस्ट की है। एंट्रस्ट का मतलब ये होता है जब हम किसी को कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी देते हैं, कोई ड्यूटी देते हैं किसी तरीके की, तो उसको हम एंट्रस्ट करना बोलते हैं। यानी कि ये सभी संपत्तियां किसको एंट्रस्ट की जाती है, ग्राम पंचायत को और अदर लोकल अथॉरिटीज को। अब ये करता कौन है, ये हम आगे सेक्शन नंबर 59 में देखेंगे। हम इसकी लैंग्वेज को रीड करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि लैंग्वेज हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम अगर अपनी कहानी बनाकर लिखेंगे तो उसमें हमें अच्छे मार्क्स मिलने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए लैंग्वेज जो है हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए आप, सेक्शन नंबर 59 हमारा क्या कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट में entrust all or any of the things specified in section number 59 clause 2 which vest in the state government to a gram panchayat or other local authority for the purpose of superintendence, preservation, management and control in accordance with the provision of this code। यानी कि सेक्शन 59 कहता है कि जो हमारी राज्य सरकार है वो क्या करेगी, सभी संपत्तियों को एंट्रस्ट करेगी, ठीक है, ग्राम पंचायत को और अदर लोकल अथॉरिटीज को। ठीक है, अब 59 की क्लोज 2 में ऐसी कौन सी संपत्ति है जो किसके पास जाने वाली है, ग्राम पंचायत या फिर अदर लोकल अथॉरिटीज के। ये हमारी प्रॉपर्टीज है, ये सब प्रॉपर्टीज हमारी इनको एंट्रस्ट की जाएंगी। लैंड्स वेदर कल्टीवेटेड और अदरवाइज, यानी कि सभी ऐसे लैंड्स वो चाहे कल्टीवेटेड है या फिर नहीं है, एक्सेप्ट लैंड फॉर द टाइम बीइंग इन कंप्राइज इन एनी होल्डिंग और ग्रोव, यानी कि उनको छोड़कर जो सिर्फ क्या है, होल्डिंग या ग्रोव है। सेकंड हम बात करते हैं ग्रोव स्टैंडिंग ऑन द ग्राम पंचायत लैंड, यानी कि ऐसे लैंड जो ग्राम पंचायत के लैंड के अंदर है, ग्रोव स्टैंडिंग। ठीक है, पैस्चर लैंड, ग्रेवयार्ड, क्रीमेशन ग्राउंड, मैन्योर पिट्स, यानी कि जो खड्डे टाइप्स के होते हैं, पिट्स उनको बोलते हैं, खलियान, चाक रोड्स, लिंक रोड्स, सेक्टर रोड्स, लैंड इन रिवर बेड, सिल्क सड़क, घाटी, सुलज फार्म, ये सभी चीजें हमारी क्या आ जाती है, एंट्रस्ट कर दी जाती है ग्राम पंचायत को या फिर लोकल अथॉरिटीज को। ठीक है, ये हमारी टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन सब टर्म्स को याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट फॉरेस्ट एंड फिशरीज, देन ट्रीज, और सभी ट्रीज आ जाएंगे सिर्फ उनको छोड़ करके जो अनऑक्यूपाइड लैंड पर है, आबादी साइट्स की, और सभी हेड्स, बाजार, मेलाज, टैंक्स, पॉन्ड्स या फिर वाटर चैनल, प्राइवेट फेरीज, पाथवे एंड आबादी साइट्स, ये सब भी हमारे इनके अंडर में होंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जो सेक्शन नंबर 59 है हमारा ट्रेजर ट्रॉव एक्ट का 1878 का, जो संपत्तियां स्टेट गवर्नमेंट को है की है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर, वो भी हमारी इनको इंटरेस्ट की जाएंगी। एंड यहाँ पर छोटी सी इन्होंने क्या बात बोली है कि हर एक लैंड या अदर थिंग
जो वेस्ट किया गया है ग्राम पंचायत को, हमारा यूपी कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग एक्ट 1953 और यूपी कंपोजिशन ऑफ इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1960। इन सब के पास जो इस एक्ट के थ्रू हमारा क्या है, कोई भी लैंड है वो भी हमारा ग्राम पंचायत को वेस्ट किया जाएगा। और जो प्लेस है ग्राम पंचायत के अंडर में या फिर लोकल अथॉरिटी के, वो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम देखी जाएगी। ठीक है, और कोई अदरवाइज पोजीशन में आ रही हो ग्राम पंचायत के या लोकल अथॉरिटीज के, वो भी यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, अब हम इतनी बात हो गई हमारी सभी इन चीजों को लेकर के कि कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या फिर कौन से लैंड है जो इनको इंटरेस्ट करे गए हैं। अब मेन बात हमारी ये है कि अब क्या होगा, अब हमारा ग्राम पंचायत लोकल अथॉरिटीज अपना रोल प्ले करेंगी, यानी कि क्या करेंगी, सुपरिटेंड करेंगी इन सब संपत्तियों को जो हमने अभी ऊपर देखी है, प्रिजर्व करेगी, मैनेजमेंट करेगी एंड कंट्रोल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, यानी कि इस कोड के प्रोविजंस के बेसिस पर। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं सुपरिटेंडेंस मैनेजमेंट एंड कंट्रोल बाय भूमि प्रबंधक समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, भूमि प्रबंधक समिति हमारी सेक्शन नंबर 60 में आती है। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मेन काम था वो हमारा ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटीज का था। अब यहाँ पर सेक्शन 60 भी यही बात बोल रहा है कि सुपरिटेंड मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी कि जो संपत्तियां अभी हमने ऊपर देखी वो सब इंटरेस्ट करेगा क्या, ग्राम पंचायत या फिर लोकल अथॉरिटीज, किसको, भूमि प्रबंधक समिति को। और इसको हम लैंड मैनेजमेंट कमिटी भी बोलते हैं। ये हमारा लैंड मैनेजमेंट कमिटी भी है जिसको सेक्शन नंबर 60 में बताया गया है। और ये क्या करेगी, सुपरिटेंड करेगी, प्रिजर्व करेगी, मैनेज एंड कंट्रोल ऑफ ऑल लैंड एंड अदर थिंग्स एंट्रस्टेड और टीम टू बी एंट्रस्टेड टू ग्राम पंचायत। देखिए, अभी हमने ऊपर सेक्शन 59 के अंदर जितनी भी संपत्तियां देखी हैं वो सभी क्या करने वाली है, मैनेज भूमि प्रबंधक समिति या फिर एलएमसी करने वाली है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 61 की। ये बात करता है मैनेजमेंट ऑफ विलेज टैक्स की। एंड देन हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 62 की। सेक्शन नंबर 62 क्या कहता है कि जो भी हमारे क्या है लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी या फिर सूट्स होंगे, जो भी हमारे दावे होंगे, वो क्या करेंगे कि इट प्रोवाइड्स दैट द चेयरमैन और सच मेंबर ऑफ भूमि प्रबंधक समिति as may be authorized in behalf by such committee may sign any document and do all the other things for proper conduct and prosecution of suit and other proceedings for and behalf of the ग्राम पंचायत। यानी कि देखो, जो हमारी भूमि प्रबंधक समिति थी इसमें हमारा एक चेयरमैन होगा। अब चेयरमैन को हम यहाँ पर क्या अथराइजेशन दे रहे हैं कि जितने भी हमारे दावे हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स है, किसके बिहाफ पे, ग्राम पंचायत के बिहाफ पे, ये यहाँ पर सभी ऐसी डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकते हैं, किसके बिहाफ पे, समिति के बिहाफ पे। इतनी बात हमारा सेक्शन नंबर 62 बोलता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंड विच मे बी अलॉटेड फॉर आबादी साइट्स, यानी कि ऐसे लैंड्स, ऐसी जमीनें जो आबादी साइट्स को अलॉट की जा सकती है या फिर करी जाएंगी। जैसे कि सेक्शन 68 कहता है कि जो हमारा सब डिविजनल ऑफिसर है वो अपने खुद के मोशन में या फिर एक रिजोल्यूशन पास करा के भूमि प्रबंधक समिति से इन सभी क्लासेस ऑफ लैंड को आबादी साइट के लिए अलॉट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आती हैं हमारी, दो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि या तो ऐसे सभी लैंड्स इंटरेस्ट कर सकती है या अलॉट कर सकती है उनमें से जो अभी हमने ग्राम पंचायत को इंटरेस्ट किए थे 59 के क्लोज 2 के आई में, या फिर ऐसे लैंड जो पोजेशन में आ रहे हैं किसके, ग्राम पंचायत के। तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं, आबादी साइट के लिए अलॉट कर सकते हैं, यानी कि जो कौन करेगा, एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर करेगा। यहाँ पर ऑफिसर बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं, आप इनके
नाम याद रखिएगा कि कौन सा ऑफिसर यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। जैसा अभी हमने देखा कि चेयरमैन क्या कर रहा था, सभी दावों के बिहाफ पे साइन कर रहा था, बट जो अलॉटमेंट है आबादी साइट का वो हमारा एसडीओ कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंसेस इन अलॉटमेंट ऑफ आबादी साइट्स, यानी कि किसको ज्यादा प्रीफरेंस दी जाएगी। ओके, किस कैटेगरी के लोगों को हम सबसे ज्यादा प्रीफरेंस देंगे अलॉटमेंट करते हुए। ये बात हमारा सेक्शन नंबर 64 कहता है कि इट प्रोवाइड्स दैट फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रीफरेंस शैल बी ऑब्जर्व इन मेकिंग अलॉटमेंट ऑफ लैंड रेफर्ड टू इन सेक्शन 63। अभी सेक्शन 63 में हमने अलॉटमेंट की बात देखी, तो यहाँ पर हम प्रीफरेंस देंगे उन सभी एग्रीकल्चर लेबर को या फिर विलेज आर्टिसंस को जो ग्राम सभा में रह रहे हैं और वो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट से, शेड्यूल ट्राइब से, अदर बैकवर्ड क्लासेस से या जनरल कैटेगरी से बिलो पॉवर्टी लाइन। और ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किसको हमें ज्यादा प्रीफरेंस देनी चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर तय करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकंड बात है कि एनी अदर एग्रीकल्चर लेबर, अगर कोई अदर एग्रीकल्चर लेबर है या फिर विलेज आर्टिसंस है जो रिजाइड कर रहे हैं यानी कि रह रहे हैं ग्राम सभा के अंदर, एनी अदर पर्सन रिजाइडिंग इन ग्राम सभा, कोई भी अदर व्यक्ति जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है या शेड्यूल ट्राइब से, बैकवर्ड क्लासेस, other backward classes, general category, living below poverty line determined by the state government। ये भी हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, यानी कि किसको वो लैंड जो है अलॉट करना चाहिए, कौन सी कैटेगरी को। लेकिन एक बात इन्होंने लास्ट में बोली है कि प्रेफरेंस हम देंगे किसको, विडो को, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन को, इन सेम कैटेगरीज के अंदर। अब इतनी बात तो यहाँ पर हमारी डिसाइड हो जाती है कि कौन प्रेफरेंस देगा, स्टेट गवर्नमेंट प्रेफरेंस देगी। ओके, और ये सब कैटेगरीज थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 65 की। अब ये क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 65 कि इट प्रोवाइड्स फॉर डिलीवरी ऑफ पोजेशन टू अलॉटी। अब किस तरीके से डिलीवर कराएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर व्यक्ति हैं एबीसी, इनको हमने एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो है अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट हो गई हमारी यहाँ पर किसी भी संपत्ति की, ऐसे मानकर चल सकते हैं ये संपत्ति है। सो अब क्या होता है सेक्शन 65 में, ये कहता है कि दैट वेयर एनी लैंड रेफर्ड इन सेक्शन 63 हैज बीन अलॉटेड फॉर बिल्डिंग हाउस under section 64, any person other than allotee is in occupation of such land in the contravention of the provision of this code, the SDO may of his own motion और या फिर एप्लीकेशन पर अलॉटी की, यानी कि जिसको अलॉट किया है, अलॉटी हमारा वो व्यक्ति होता है जिसको वो पर्टिकुलर बिल्डिंग जो है क्या करी गई है, अलॉट करी गई है, दी गई है। Put the allotee in possession of such land and may for the purpose of use or cause to be used such force as he may consider necessary। अब इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या होता है। ये पर्टिकुलर बिल्डिंग हमारी जो है क्या है, अलॉटमेंट कर दी एबीसी को। अब यहाँ पर रह रहे हैं मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स यहाँ पर रह रहे हैं, तो ये सेक्शन 65 हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारा एसडीओ है उसके पास पावर है फोर्स का इस्तेमाल करके या किसी भी तरीके से इस एक्स को यहाँ से निकाल कर बाहर कर दे और इनको यहाँ पोजेशन दिला दे, जो भी व्यक्ति को यहाँ पर अलॉटमेंट हुई है। इतनी बात हमारा सेक्शन नंबर 65 करता है, सिंपल। और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी है, आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर eviction of an unauthorized occupant from गांव सभा लैंड।
देखो क्वेश्चन भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये आया भी है, ये आप इसको देख सकते हैं कि आप प्रोसीजर बताइए किस तरीके से आप एविक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उस व्यक्ति को जो अनऑथराइजली उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर रह रहा है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रह रहा है। तो सेक्शन नंबर 65 और 67 हमारा बेसिक बात करता है किस तरीके से हम उस व्यक्ति को निकालेंगे। और पनिशमेंट जो है हमारी यहाँ पर क्या है, पनिशमेंट आप देखिए सेक्शन 65 का क्लोज 2 क्या बताता है कि जो भी व्यक्ति है एविक्ट करा गया है उसके बाद भी रीऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कि दोबारा से जाके वहां रहने लग जाता है, तो इसको कम से कम हम 2 years सॉरी इसमें हम 2 साल तक की सजा दे सकते हैं और कम से कम 3 months की, यानी कि मिनिमम पनिशमेंट 3 months है और मैक्सिमम पनिशमेंट यहाँ पर 2 years है। ओके, और यहाँ पर फाइन भी ये देंगे 3000। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर हो जाती है 65 के क्लोज 2 में। फिर है इरेगुलर अलॉटमेंट एंड कैंसिलेशन। अगर कोई इरेगुलर और अलॉटमेंट होती है तो उसमें क्या होगा, सेक्शन नंबर 65 में हमारा क्या कहता है, 66, आई एम सॉरी फॉर डूइंग मिस्टेक। सो सेक्शन 66 प्रोवाइड्स दैट द कलेक्टर में ऑफ हिज ऑन मोशन, यानी कि कलेक्टर अपने खुद के मोशन पे एंड शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी एग्रीव्ड बाय अलॉटमेंट ऑफ लैंड, यानी कि देखो हर जगह दो इंपॉर्टेंट चीज आती है निकल करके। पहली चीज आती है खुद के मोशन पर, ऑन मोशन, यानी कि कलेक्टर को खुद को भी पावर है, और सेकंड आती है एप्लीकेशन। तो ये दो रास्ते हैं हमारे अपने काम को अंजाम देने के लिए। पहला है कि कलेक्टर अपने खुद के मोशन पे या फिर एग्रीव्ड व्यक्ति के एप्लीकेशन पर। अंडर दिस सेक्शन 64 में जो भी अलॉटमेंट हुई है, इंक्वायर इनटू सच अलॉटमेंट एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट द अलॉटमेंट इज इरेगुलर, अगर उसको लगता है कि अलॉटमेंट जो हुई है इरेगुलर हुई है, ही में कैंसिल द अलॉटमेंट, ये जो है अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है, एंड देयर अपॉन द राइट टाइटल and interest of the allotee and of every other person claiming through him in the land allotted shall be seized। अब इसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात सेक्शन नंबर 66 करता है। अब 66 का क्लोज 2 क्या कह रहा है कि नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 66 क्लोज 1 shall be entertained if it is made after expiration of 3 years from the date of allotment। Every order of the collector made under section 66 shall be final, यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर ऐसा यहाँ पर कलेक्टर ने किया है 66 में वो फाइनल होगा। और एग्रीव्ड व्यक्ति के पास सिर्फ 3 years का टाइम है, 3 साल का ये लिमिटेशन पीरियड यहाँ पर मेंशन्ड है, एक्सपायरेशन पीरियड। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, that is power to prevent damage, misappropriation and wrongful occupation of ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी, सेक्शन 67। देखो ये जो हमारी बुक है परीक्षा मंथन, इसके अंदर सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर किया गया है। बेसिकली यही से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी हमारा जो बेर एक्ट होता है पर्टिकुलरली वो काफी लेंदी होता है, उसको पढ़ना इतना इजी भी नहीं होता। ये बुक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, यहाँ के अलावा आपको कहीं जाने की नीड नहीं है, आप मेंस की काफी अच्छी प्रिपरेशन यहीं से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्शन 67 की। ये हमारा क्या कहता है, पावर की बात करता है कि किस तरीके से हम कोई डैमेज हो रहा है या मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है या फिर कोई रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन हो रहा है ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे। यानी कि क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर चांसेस होते हैं कि वो डैमेज हो सकती है या उसको लोग भी डैमेज कर सकते हैं या मिस अप्रोप्रिएट भी किया जा सकता है। मिस अप्रोप्रिएशन मतलब धोखे से या फ्रॉड से किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करना या अपने नाम करा लेना, या फिर रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, जबरदस्ती उसके अंदर घुस जाना, रॉन्गफुल पोजेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये
अब हमें किसको पावर दी गई है यहाँ पर, कौन सी अथॉरिटी रोल प्ले करेगी? So section number 67 provide that where any property interested or deemed to be interested under provision of this code to gram panchayat and other local authority is damaged, यानी कि जो संपत्तियां ग्राम पंचायत को और लोकल अथॉरिटीज को दी गई हैं वो डैमेज होती हैं या मिसअप्रोप्रिएट होती हैं, या फिर वेयर एनी ग्राम पंचायत और अदर अथॉरिटी इज एंटाइटल्ड टू टेक पोजेशन, यानी कोई और अथॉरिटी क्या है, एंटाइटल है उसके पोजेशन के लिए, मतलब जो मालिक वाला हक है, मालिकाना हक है, वो किसी और अथॉरिटी का है उस पर्टिकुलर लैंड पर। तो क्या होगा, सच लैंड इज ऑक्यूपाइड अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द सेट प्रोविजन, यानी कि फिर उस लैंड को हम ऑक्यूपाइड करेंगे इसके प्रोविजंस के आधार पर। एंड द भूमि प्रबंधक समिति और अदर अथॉरिटी, भूमि प्रबंधक समिति और अदर लोकल अथॉरिटी और द लेखपाल कंसर्न एज द केस में बी शैल इन्फॉर्म द असिस्टेंट कलेक्टर। तो यहाँ हम किसको इन्फॉर्म करेंगे? बेसिकली हम नहीं, कौन करेगा? लेखपाल या फिर भूमि प्रबंधक समिति। किसको? असिस्टेंट कलेक्टर को। ठीक है, फिर क्या होगा? सेक्शन नंबर 67 का क्लोज 2 कहता है कि जो असिस्टेंट कलेक्टर है वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा कि एनी प्रॉपर्टी रेफर्ड इन सेक्शन 67 क्लोज 1, कोई भी संपत्ति जो यहाँ पर हमने देखी है डैमेज हुई है, मिसअप्रोप्रिएट हुई है या फिर ऑक्यूपाइड करी गई है अनलॉफुली, इलीगली, और ये कॉन्ट्रावीन करती है सेक्शन 67 के क्लोज 1 को, ये एक नोटिस देंगे यहाँ पर उस व्यक्ति को जिसने ये कॉज किया है, जिसने ये काम किया है, डैमेज या मिसअप्रोप्रिएशन या रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन। यानी कि बेसिक सी बात ये, असिस्टेंट कलेक्टर हमारा क्या करेगा यहाँ पर? सभी प्रॉपर्टीज को या कोई भी प्रॉपर्टी को जो क्या हुई है, मिसअप्रोप्रिएट हुई है या फिर डैमेज हुई है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, यानी कि उसको हम पर्सन बोल के चले, इस पर्सन को एक नोटिस इशू होगा। नोटिस इशू होगा किसके द्वारा? असिस्टेंट कलेक्टर के द्वारा। इतनी बात हमारा सेक्शन 67 का क्लोज 2 कहता है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी दो इंपॉर्टेंट बॉडीज की। ये हमारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सेपरेट टॉपिक है। दिस टॉपिक प्लेज अ सेपरेट रोल। सो द टॉपिक इज गांव फंड एंड कंसोलिडेटेड गांव फंड सेक्शन 68 एंड 69, यानी कि यहाँ दो प्रकार के फंड्स की बात हो रही है, दैट इज गांव फंड एंड द अनदर वन इज कंसोलिडेटेड गांव फंड। सो द फर्स्ट वन इज गांव फंड। अब हम बात करें कि गांव फंड के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीजें आएंगी या फिर इसका मेन रोल क्या होगा। सेक्शन 68 हमारा क्या कहता है? ऑल सम्स, जो भी सम होंगे, सारा, यानी कि जो भी मनी होगा रिसीव किया हुआ ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति को जो भी क्रेडिट हुआ होगा, ठीक है, वो सब किसको जाएगा? गांव फंड को जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड बात करी जा रही है कि जो अमाउंट ऑफ डैमेज है, कंपनसेशन है, जो अभी हमने क्या देखा था कि सेक्शन 67 के अंदर हम कंपनसेशन अमाउंट रिसीव कर रहे थे किस व्यक्ति से? जिसने अलॉटेड किसी प्रॉपर्टी को पजेस कर लिया था रॉन्गफुली। ठीक है, तो वो जो हमारा कंपनसेशन है इस तरीके के, वो सब हमारे कहाँ जाएंगे? कंसोलिडेटेड गांव फंड के अंदर जाएंगे। And the Gaon Fund constituted under the enactment repealed by the code and subsisting immediately before the commencement of the code, यानी कि जैसे ये कोड आया हमारा वैसे ही ये रोल प्ले कर देगा अपना क्या? गांव फंड एंड कंसोलिडेटेड गांव फंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 69 की, दैट इज कंसोलिडेटेड गांव फंड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो द कंसोलिडेटेड गांव फंड मीन्स that shall be established for district, मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट पर क्या होगा? कंसोलिडेटेड गांव फंड होगा जिसके अंदर ये सभी अमाउंट जो है क्रेडिट होंगे। कौन से? पहली बात होती है कि जो भी अमाउंट हमने 68 के क्लोज 1 के अंदर देखे, दैट इज कंपनसेशन।
सभी कंपनसेशन एंड द नेक्स्ट वन इज कंट्रीब्यूशन बाय कलेक्टर, यानी कि जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हुई थी कलेक्टर के द्वारा 69 के क्लोज 2 के अंदर, वो भी हम सब कहाँ क्रेडिट करेंगे, कंसोलिडेटेड गांव फंड के अंदर। एंड नेक्स्ट इज अदर, ये टर्म है अदर अमाउंट्स, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, दैट इज CCO। CCO मीन्स कंपनसेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अदर्स। ये सब हमारा CCO किस में आता है, कंसोलिडेटेड गांव फंड के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं 69 के क्लोज 2 की, वो हमारा क्या कहता है कि एवरी ग्राम पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट, हर ग्राम पंचायत डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी होगी क्या करेगी, शैल पे टू कलेक्टर एनुअली सच परसेंटेज not exceeding 25 as state government may from time to time notify of total amount credited to गांव fund under section 67 in the manner prescribed, यानी कि कलेक्टर को ये ग्राम पंचायत कुछ एक परसेंटेज है डिसाइडेड, वो उतना अमाउंट हमारा स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, टाइम टू टाइम कलेक्टर को ये एनुअली दिया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कंसोलिडेटेड गांव फंड, सेक्शन नंबर 69 क्लोज 3। इसको आप याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 69 क्लोज 3, यानी कि हर एक क्लोज के अंदर एक डिफरेंट बात हो रही है। जैसे कि अब यहाँ क्लोज 3 में एप्लीकेशन की बात हो रही है, अप्लाई कैसे होगा ये, अब इसको हमें अप्लाई करने के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा कंसोलिडेटेड गांव फंड एक्चुअली में इस्तेमाल कहाँ होगा। ये कह रहे हैं कि कंसोलिडेटेड गांव फंड शैल बी ऑपरेटेड बाय द कलेक्टर एंड मे अप्लाई फॉर द फॉलोइंग पर्पस, इन सभी पर्पस के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहला है हमारा फीस एंड अलाउंस इफ एनी ऑफ द लॉयर्स अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 72, यानी कि कोई भी लॉयर क्या हुआ है, अपॉइंटेड किया गया है भूमि प्रबंधक समिति के बिहाफ पर या फिर ग्राम पंचायत या फिर अदर लोकल अथॉरिटीज के बिहाफ पर, तो उसकी फीस एंड अलाउंस भी यहाँ से दी जाएंगी, यानी कि कंसोलिडेटेड गांव फंड से। सेकंड बात करता है कि जो भी पेमेंट एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उस प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट करने में जो भी खर्चा आ रहा है, किसके बिहाफ पर जो सूट लड़े गए थे, किसके अगेंस्ट, ग्राम पंचायत, भूमि प्रबंधक समिति, इनके अगेंस्ट या फिर इनके द्वारा, यहाँ जो भी खर्चा होगा वो कंसोलिडेटेड गांव फंड से होगा। नेक्स्ट जो भी डेवलपमेंट करने में किसको, कॉमन यूटिलिटी, ये भी यहाँ से ले लिया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन पेमेंट ऑफ एनी अदर सम विच द स्टेट गवर्नमेंट में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडिंग काउंसिल एंड अदर लॉयर्स, सेक्शन नंबर 72। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर क्या देखा कि जो हमारा कंसोलिडेटेड गांव फंड था, यहाँ कुछ पेमेंट जो थी हमारी फीस एंड अलाउंसेस लॉयर्स की, वो भी हमारी जो है कंसोलिडेटेड गांव फंड से दी जा रही थी। तो अब ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा 72 का, वो यहाँ हमारी बात होती है, दैट इज सेक्शन नंबर 72। यहाँ क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट में ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब अपॉइंट, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी क्या, वन और मोर स्टैंडिंग काउंसिल रिवेन्यू ईच एट इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड लखनऊ बेंच, यानी कि एक या एक से ज्यादा स्टैंडिंग काउंसिल रिवेन्यू हर एक कहाँ पर, इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड लखनऊ बेंच पर। सेकंड, वन और मोर स्टैंडिंग काउंसिल रिवेन्यू ईच फॉर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, यानी कि बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के लिए इलाहाबाद एंड लखनऊ। फिर थर्ड बात करता है वन और मोर डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल, कौन सी है ये है डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल फॉर डिविजनल हेडक्वार्टर, यानी कि हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक या एक से ज्यादा। वन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, यानी कि एक, यहाँ पर वन और मोर नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ एक क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होगी। एंड वन और मोर एडिशनल, इसके अलावा जो होंगी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल होंगी फॉर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। ये यहाँ पर जो है हमारा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करेगी इन सभी का। आप इन टर्म्स को काफी याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट कौन सी स्टैंडिंग काउंसिल को कहाँ पर अपॉइंट कर रही है।
फिर नेक्स्ट बात करते हैं पैनल लॉयर्स रिवेन्यू। सेक्शन 72 क्लोज 2 कहता है कि दैट द कलेक्टर में on such terms and condition and in such manner as may be prescribed appoint not more than 2 पैनल, यानी कि कलेक्टर 2 पैनल तक यहाँ पर हर एक तहसील में बना सकता है। ठीक है। नो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और भूमि प्रबंधक समिति shall engage any legal practitioner other than one appointed under this section without prior permission of the collector। यानी कि कलेक्टर की पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा, अपॉइंट होगा कोई भी लॉयर किसी भी पर्टिकुलर मामले को लेकर के ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के या फिर भूमि प्रबंधक समिति के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर हमारी बात होती है नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत को लेकर के। ग्राम पंचायत किस किस को रिप्रेजेंट करेगी, ये सेक्शन नंबर 73 हमारा बात करता है। सेक्शन 73 क्या कहता है कि इन एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड द ग्राम पंचायत शैल बी रिप्रेजेंटेड। क्या रिप्रेजेंट करेगी, इन प्रोसीडिंग्स बिफोर कलेक्टर और इन सिविल कोड बाय डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रिवेन्यू। इन सभी प्रोसीडिंग्स के पास, जैसे कि हमारा कलेक्टर हो गया, कलेक्टर के पास, सिविल कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल में। एंड इन प्रोसीडिंग बिफोर कमिश्नर, अगर हम कमिश्नर के सामने की प्रोसीडिंग की बात करें तो बाय डिविजनल गवर्नमेंट काउंसिल रिवेन्यू। एंड प्रोसीडिंग बिफोर बोर्ड और हाई कोर्ट सेपरेट स्टैंडिंग काउंसिल रिवेन्यू लखनऊ और इलाहाबाद एज केस में भी। ये बात यहाँ पर हो जाती है। स्टेट गवर्नमेंट और द कलेक्टर में अपॉइंट स्पेशल काउंसिल फॉर कंडक्ट, और स्टेट गवर्नमेंट जो है या फिर कलेक्टर अपनी स्पेशल काउंसिल क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है कोई भी सूट कंडक्ट कराने में, कोई भी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट कराने में, विच एनी ग्राम पंचायत इस पार्टी, जहां पर ग्राम पंचायत जो है पार्टी है, जो भी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको प्रेस्क्राइब करते हुए। इतनी बात हमारी इस चैप्टर में हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, बने रहिए नेक्स्ट वीडियो में हम